अस्सलाम वालेकुम एंड बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, आप देख रहे हैं एमएलटी लेक्चर्स बाय तनवीर तारा। और अभी तक अगर किसी ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब के बटन को दबा लें और बेल के आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको बर वक्त पहुंच सके। थैंक यू वेरी मच। अच्छा, अब हमारा जो टॉपिक है आज का वो है क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया। और जैसे कि हमने पहले एक्यूट ल्यूकीमियाज हमने पढ़े, फिर उसमें से एक्यूट और क्रॉनिक को हमने डिफरेंशिएट किया कि एक्यूट हम क्यों कहते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर सडन ऑनसेट हो जाता है और उसके कुछ और भी साइन सिम्टम्स थे, या अगर उसमें हमने फैब क्लासिफिकेशन या इसी तरह WHO क्लासिफिकेशन की बात की थी, तो अब यहाँ पे क्रॉनिक ल्यूकीमियाज को जब हम पढ़ेंगे तो इसका मतलब ये है कि ये इमीडिएट रिस्पॉन्स नहीं देता बल्कि स्लो ऑनसेट होता है। इसका पहली बात तो ये है। दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है, तो माइलॉइड सेल्स होंगे, जैसे कि उसमें से ग्रेनुलोसाइट्स भी होते हैं और बाकी सेल्स भी होते हैं, लेकिन यहाँ पे जो क्रॉनिक माइलोसिटिक ल्यूकीमिया होगा तो उसमें हमारे पास जो मैच्योर ग्रेनुलोसाइट्स है और साथ में इमैच्योर सेल्स जो है वो सारे यहाँ पे इंक्लूड होंगे। यानी ये नहीं हो सकता कि ब्लास्ट नहीं आएंगे, बल्कि यहाँ पे जब हम आगे जाएंगे और नेक्स्ट लेक्चर में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इसके जो 3 डिफरेंट स्टेजेस है या 3 डिफरेंट फेजेस है इसमें, तो वहां पे ब्लास्ट का आना भी है। और या वहां पे जैसे कि 10% किसी में आते हैं, किसी में 19% आते हैं, और अगर ये 20% को क्रॉस कर जाए तो फिर क्या होगा, क्या इसको हम क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया कहेंगे या नहीं कहेंगे। तो बहुत सारी चीजें जो है वो क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया में इंक्लूड है। इंशाल्लाह मजा आएगा। काफी जो है वो लंबा टॉपिक है, तकरीबन 4-5 टॉपिक इस पे लग जाएंगे। जो हमारा आज का जो लेक्चर है उसमें हम स्पेसिफिकली एपिडेमियोलॉजी को डिस्कस करेंगे, और इसमें से जो आगे जाएंगे हम फिर नेक्स्ट लेक्चर, उसमें हम फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम पे डिस्कशन होगी हमारी। क्रॉनिक फेज और स्टेबल फेज या एडवांस फेज या एक्सेलरेटेड फेज, ये क्या चीजें हैं उस पर हमारी बात होगी। और इसी तरह फिर उसकी लैब डायग्नोसिस जो है वो क्या होती है। तो अब चलते हैं हम अपने स्लाइड्स की तरफ और डिटेल के साथ इन चीजों को पढ़ते हैं। तो क्रॉनिक ल्यूकीमिया को 2 डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड किया जा सकता है। एक को कहते हैं क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया और दूसरा है क्रॉनिक लिम्फोसिटिक ल्यूकीमिया। क्योंकि आज हम क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया पढ़ रहे हैं तो चलते हैं क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया की तरफ। पहले इसको डिफाइन कैसे किया जाता है, या ये किस लीनेज की प्रोलिफरेशन है, अनरेगुलेटेड ग्रोथ आ जाती है इसके अंदर। तो इट इज़ अ फॉर्म ऑफ ल्यूकीमिया characterized by the increased and unregulated growth of predominantly myeloid cell। यानी कि क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया के अंदर आपका जो फैक्टर इफेक्ट होगा, जो लीनेज इफेक्ट होगा, वो होगा माइलॉइड लीनेज का। और अल्टीमेटली माइलॉइड लीनेज के में से जो ज़्यादा सेल्स है वो आपकी न्यूट्रोफिल है, यूजिनोफिल है, बेजोफिल है। तो बहुत ज़्यादा सेल्स जो इफेक्ट होंगे, जो आप लोगों को यहाँ पे नज़र आएंगे, तो वो यही 3 सेल्स होंगे। और प्लस माइलॉइड ब्लास्ट भी यहाँ पे नजर आ सकता है। ये कहाँ पे होगा, तो अल्टीमेटली ये बोन मैरो में ही होता है, क्योंकि प्रोलिफरेशन वहाँ से होती है। आपकी जो माइलोपोइसिस है वो वहाँ से हो रही है, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं माइलॉइड स्टेम सेल, और फिर वो माइलोब्लास्ट और फिर मोनोसाइट या ग्रेनुलोसाइट में जो है वो चला जाता है। जैसे ऑलरेडी इसको हमने पढ़ा हुआ है, यहाँ पे डिटेल बताने की ज़रूरत नहीं है। तो इसकी एक्यूमुलेशन हो जाती है फिर आपके बोन मैरो के अंदर, या अगर ये वहाँ पे आ जाता है, पेरिफेरल सर्कुलेशन में आ जाता है, तो वहाँ पे भी ल्यूकोसाइटोसिस होती है और काफ़ी हद तक ल्यूकोसाइटोसिस होती है। TLC काउंट जो है वो इंक्रीज रहती है। अच्छा, यहाँ पे क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया को आप डिफरेंट नामों से जो है वो जान सकते हैं। जैसे कि इसको क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया तो कहते हैं, CML जिसे आमतौर पे हम कहते हैं। क्रॉनिक माइलोजेनस ल्यूकीमिया भी इसको कहा जाता है, क्रॉनिक माइलोसिटिक ल्यूकीमिया भी इसको कहा जाता है, और क्रॉनिक ग्रेनुलोसिटिक ल्यूकीमिया भी इसको कहते हैं। यानी CML ये तो आम है, लेकिन CML की अगर बात की जाती है तो वो माइलोजेनस भी हो सकता है, माइलोसिटिक भी हो सकता है। इसी तरह CGL भी इसको कहते हैं, यानी क्रॉनिक ग्रेनुलोसिटिक ल्यूकीमिया। तो ये सिर्फ इसके नाम है। बाकी कहीं पे भी आपको नज़र आए बुक्स में या नेट पे या कहीं सर्च कर रहे होते हैं आप आर्टिकल्स वगैरह, तो वहाँ पे ये इसी को जो है वो कहेंगे क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया को।
अच्छा, अब यहाँ पे जो मेल और फीमेल की रेशो है तो यहाँ पे फिर मेल जो है वो बहुत ज़्यादा सफ़र होते हैं, तकरीबन 1.4 टू 1 रेशो की जो है वो मेल फीमेल रेशो है। और बहुत ज़्यादा जो है ये एल्डरली एज को सफ़र करता है, जिसमें से आपकी ओल्ड एज जो 65 ईयर्स ऑफ एज है उसको बहुत ज़्यादा सफ़र हो जाता है ये लोग। और द रेट ऑफ CML इन दोज इंडिविजुअल सीम्स टू पीक अबाउट 10 ईयर्स आफ्टर द एक्सपोजर। 10 साल लगते हैं तकरीबन CML होने में, अगर किसी को एक्सपोजर हो जाता है रेडिएशन से। वो किसी भी वजह से हो सकती है, बमिंग वगैरह की वजह से हो सकती है, तो तकरीबन 10 ईयर्स लेते हैं ये। अच्छा, अब जो CML के की पॉइंट्स है वो ज़रा देख लिए कि CML इज़ अ मैलिग्नेंट ब्लड डिसऑर्डर, क्योंकि ये फैलता है और पूरा सर्कुलेशन बोन मैरो जो है वो इफेक्ट होता है, तो दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इट अ मैलिग्नेंट ब्लड डिसऑर्डर। इन्वॉल्व अर्ली हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स, इवन स्टेम सेल्स भी इसके अंदर सफ़र हो रहे होते हैं, यानी इन्वॉल्व होते हैं। उसके साथ आपका जो ल्यूकोपोइसिस का हो रही होती है, जहाँ पे आपके ग्रेनुलोसाइट्स इन्वॉल्व होते हैं, यानी ग्रेनुलोसाइटोपोइसिस इन्वॉल्व होती है, तो वो भी इन्वॉल्व होती है यहाँ पे। बिकम क्लोनली एक्सपेंडेड, यहाँ पे ये बात याद रखें कि यहाँ पे जैसे कि माइलाइड है, तो अगर हम देख ले तो जो माइलाइड लीनेज है उससे आपकी BFU जो कि रेड सेल्स है वो भी हो रहे हैं, इसी तरह आपके प्लेटलेट्स भी डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जो स्पेसिफिक क्लोन होगा ग्रेनुलोसाइट का, तो वो यहाँ पे सफ़र होंगे। इसी तरह डिजीज ओरिजिनेट्स फ्रॉम अ सिंगल एबनॉर्मल हेमोपोइटिक स्टेम सेल which proliferates over months and years, so that a diagnosis blood granulocytosis and more marrow granulocytopoiesis are apparent। तो यहाँ पे ये बात जो है वो लाजिम याद रखनी है कि हेमोपोइटिक स्टेम सेल्स जो होते हैं, जो प्रोलिफरेट होते हैं, और क्योंकि इसमें ये क्रॉनिक है तो इसका स्लो ऑनसेट होता है। एक्यूट में हमने पढ़ा हुआ था ऑलरेडी कि वहाँ पे एक्यूट ऑनसेट होता है, एकदम आपकी काउंट जो है वो इंक्रीज हो जाते हैं, और आप देख सकते हैं कि पेरिफेरल में या बोन मैरो के अंदर जो है वो एबनॉर्मल ब्लास्ट की तादाद ज़्यादा हो रही है। लेकिन यहाँ पे ये मंथ्स से लेके ईयर्स तक जो है वो लेता है, और डायग्नोसिस जो है उसमें आपको ग्रेनुलोसाइटोसिस जो है वो नज़र आना शुरू हो जाती है। द बोन मैरो बिकम हाइपरसेलुलर, ऑब्वियसली क्योंकि आपकी ल्यूकोसाइटोसिस हो रही है, आपके सेल्स बहुत ज़्यादा प्रोलिफरेट कर रहे हैं, तो बोन मैरो जो है वो अल्टीमेटली हाइपरसेलुलर होगा। हाउ कैन वी डिफाइन CML? अगर हम टेक्निकली CML को डिफाइन करें तो इट इज़ अ फॉर्म ऑफ ल्यूकीमिया करेक्टराइज्ड बाय द इंक्रीज्ड एंड अनरेगुलेटेड ग्रोथ ऑफ माइलाइड सेल्स। इस पे बात हो चुकी है हमारी कि अनरेगुलेटेड और जो इंक्रीज्ड प्रोलिफरेशन होगी तो ये होगी माइलाइड सेल्स की होगी इन द बोन मैरो एंड द एक्यूमुलेशन ऑफ दीज सेल्स इन द ब्लड। और यही सेल्स जो है वहाँ से अगर प्रोलिफरेट हो रहे हैं तो उनको आना ही है सर्कुलेशन के अंदर, तो वहाँ पे भी ये एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाते हैं। एंड इट इज़ करेक्टराइज्ड बाय न्यूप्लास्टिक प्रोलिफरेशन कॉजिंग एक्सेसिव प्रोडक्शन। पहली बात कि यहाँ पे एक्सेसिव प्रोडक्शन होगी, बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होती है, और यही वजह होती है कि आपकी TLC काउंट जो है वो क्रॉनिक ल्यूकीमियास के अंदर बहुत ज़्यादा होती है। एंड द सेकंड थिंग इज़ रिड्यूस्ड एपोप्टोसिस ऑफ सेल्स ऑफ द माइलाइड सीरीज। जहाँ पे सेल बन रहे हैं तो उतने सेल्स जो है वो एपोप्टोसिस का शिकार नहीं हो रहे, इसीलिए तादाद जो है वो दिन ब दिन ज़्यादा रहती है। तो ये जो है वो दूसरा पॉइंट है। और इसके अंदर जो हम अब बहुत सारी चीज़ें जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं, जिनमें से एक है फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम, जिससे BCR और ABL जीन की फ्यूजन हो जाती है, कैसे होती है इस पे भी हमारा एक लेक्चर होगा। दूसरी बात ये है कि यहाँ पे ल्यूकोसाइटोसिस होती है। तीसरी बात जो है वो है कंप्लीट लेफ्ट शिफ्ट होती है, जिसे को हम मैंडेमिया भी कहते हैं। तो लेफ्ट शिफ्ट क्या होता है इस पे भी हमारी बात होगी। और बेजोफिलिया इस पे होगा, हेपेटोस्प्लेनोमेगाली होती है, और थ्रोम्बोसाइटोसिस जो है वो इसके अंदर रहती है। तो आगे जो हमारे 3-4 लेक्चर्स है उसमें हम ये टर्म्स, ये टर्मिनोलॉजीज और इस पे हम डिस्कशन जो है वो करते रहेंगे। यहाँ पे इसको अब क्लासिफाई कैसे करते हैं, तो बेस्ड ऑन द प्रेजेंस और एब्सेंस और फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम एंड सेल प्रिकर्सर इन्वॉल्व। ये बात याद रखें कि जो फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम है तो इस पे हमारे
हमारी बात होगी नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, लेकिन यहाँ पे सिर्फ आप जो है इसका नाम याद रखिए कि फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम की इन्वॉल्वमेंट अगर है तो क्लासिकल CML विद फिलाडेल्फिया पॉजिटिव, कि अगर हम क्लासिकल CML की बात कर रहे हैं तो उसमें फिलाडेल्फिया जो है वो पॉजिटिव हो सकता है, पॉजिटिव होगा। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम जो है वो नेगेटिव होगा, लेकिन उसकी जो क्राइटेरिया है वो CML को पूरा करती है, तो वो भी CML हो सकता है। इसी तरह ऐसे भी सिचुएशन हो सकते हैं, क्योंकि ग्रेनुलोसाइटोसिस होती है, यहाँ पे ग्रेनुलोसाइट्स इन्वॉल्व होते हैं, तो CML ऑफ न्यूट्रोफिलिक सेल्स होते हैं। इसी तरह CML ऑफ इजिनोफिलिक सेल्स होते हैं, और CML ऑफ माइलोमोनोसाइट्स भी हो सकते हैं यहाँ पे। और जो क्योंकि ऑलरेडी हमने कहा कि ये एडल्ट और ओल्ड एज को सफ़र करता है, तो ऐसा भी हो सकता है कि जुवेनाइल CML जो है वो भी इसका एक फॉर्म है। तो ये इसके डिफरेंट क्लासिफिकेशंस हैं। यहाँ पे अब देख लें कि CML अकर्स इन ऑल एज ग्रुप। ओके, जो मीडियन एज है वो तो ऑलरेडी हमने कहा कि 65 इयर्स ओल्डर एज है, लेकिन सफ़र करता है तकरीबन सब एज के लोगों को। मोस्ट कॉमन इन द मिडिल एज एंड एल्डरली, ये इसका मीडियन एज था। और जो इंसिडेंस है तो वो 1 से लेके 2 पर 1 लाख पीपल, ये बहुत ज़्यादा कॉमन है मेन के अंदर। और तकरीबन जो वेस्टर्न पॉपुलेशन होती है उसमें से 15 to 20% जितने एडल्ट को ल्यूकीमिया होते हैं, तो उसमें इनकी तादाद जो है वो तकरीबन 15 to 20% रहती है। Increased rate of CML was seen in people exposed to the atomic bombing of Hiroshima and Nagasaki, क्योंकि रेडिएशन से ये बहुत ज़्यादा जो है वो एक्सपोज अगर कोई है तो CML हो सकता है। एंड इसी तरह बेंजीन को अगर लॉन्ग टर्म एक्सपोजर हुआ है तो भी CML के चांसेस जो है वो बढ़ सकते हैं। ओके, नाउ द क्लिनिकल फीचर्स आर, द फर्स्ट इज स्प्लेनोमेगाली, क्योंकि प्रोलिफरेशन हो रही होती है, सेल्स ज़्यादा बन रहे होते हैं, एपोप्टोसिस जो है वो कम हो रही होती है, तो स्प्लेनोमेगाली जो है वो हो रही होती है। गाउट लाइक सिम्टम्स होते हैं यहाँ पे, स्पेशली जब इनकी कीमोथेरेपी होती है तो उस वक्त भी यहाँ पे जो है वो आप लोगों को ये देखने में नज़र आएगा कि बॉडी पेन बहुत ज़्यादा हो रहा है, गाउट्स हो रहे हैं। तो एक्चुअली उसका मसला यही होता है कि जो आपके सेल्स बन रहे होते हैं और सेल के अंदर न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं, और वो न्यूक्लिक एसिड जब टूट रहे होते हैं, उनकी तादाद ज़्यादा होती है, तो वो एक्यूमुलेट कर रहे होते हैं आपके जॉइंट्स के अंदर, या आपको हाइपर यूरेसीमिया जो है वो भी हो सकता है। तो दैट्स वाई यहाँ पे ये दिखने में आया है कि जो CML के पेशेंट होते हैं उनको बॉडी पेन जो है वो ज़्यादा रहता है, और गाउट लाइक सिम्टम्स भी रहते हैं, जॉइंट पेन जो है वो भी रहता है, क्योंकि उनका यूरिक एसिड लेवल काफ़ी ज़्यादा रहता है। इसी तरह एनीमिया भी होता है। तो एनीमिया क्योंकि आपका माइलॉइड लीनेज जो है वो रिस्पॉन्सिबल है अब CML के लिए, और माइलॉइड में फिर ग्रेनुलोसाइटोपोइसिस जो है उनकी अनरेगुलेटेड प्रोलिफरेशन होती है, तो अल्टीमेटली जो एरिथ्रॉइड प्रिकर्सर है उन पे इफेक्ट पड़ता है, और वहाँ पे जो है आपके एरिथ्रोब्लास्ट जो है वो कम बन रहे होते हैं। सो दैट्स वाई एनीमिया जो है वो कॉज होता है यहाँ पे, लेकिन वो फिर डिपेंड करता है कि आपके किस टाइप का एनीमिया है। ब्रूजिंग हो सकती है, हेमरेज फ्रॉम अदर साइड्स ये हो सकता है, क्योंकि जो प्लेटलेट होते हैं वो यहाँ पे डिसफंक्शन हो जाते हैं, और थ्रोम्बोसाइटोसिस भी यहाँ पे होती है, तो उसकी वजह से जो है वो ब्रूजिंग और हेमरेजिक फ्रॉम अदर साइड्स कहीं से भी हो सकता है, विजुअल डिस्टर्बेंस आ सकती है। सो थैंक यू वेरी मच, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।